हेलो भाई, राम राम, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नीतीश 10th क्लासेज में। भाइयों, आज बात करेंगे हम पेयर ऑफ लीनियर इनइक्वेशन और इसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले कि आपको हम एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दें कि जो बिहार बोर्ड में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक में, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हमको साइंस का और आर्ट का, हम साइंस का, आर्ट का तो नहीं, साइंस का और मैथ्स का दोनों का मैं इसी यूट्यूब चैनल पे आप सभी को उपलब्ध करवाऊँगा वीडियोज़। और आगे जो आने वाले हैं क्वेश्चन, जो भी एग्ज़ाम के द्वारा पूछा जाएगा वैसा क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा 2000 इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर के तौर पे आपको 2022 के लिए। तो शुरू करते हैं। यह है पेयर ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके टाइप जो होते हैं भाइयों, होता है अलजेब्रिक मेथड और ग्राफ मेथड। ठीक है, ग्राफ मेथड से बाद में पढ़ेंगे। अलजेब्रिक मेथड के हल करने के 5 तरीके होते हैं। अलजेब्रिक मेथड फॉर 5 टाइप्स, 5 प्रकार के होते हैं। पहला लुप्तीकरण विधि, जिसको हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तीसरा है वज्र गुणन विधि, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। चौथा है तुलनात्मक विधि, जिसको हम कंपैरिजन मेथड बोलते हैं। और पांचवा है अनुपात निर्णय विधि, जिसको हम रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके मानक रूप, बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। मानक रूप दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, मानक रूप जो होता है वो होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग बोलते हैं ax1 प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जहाँ ये जो a b c और a2 b2 c2 है, a1 b1 c1 या a2 b2 c, ये सब रियल नंबर है। a b c जो है वो रियल नंबर है, बोले तो वास्तविक संख्या है। उसके बाद इससे हम ये पांचों विधि से इसको हम हल करते हैं, जिसमें अभी जो फेमस चलता है एलिमिनेशन में लुप्तीकरण विधि ज़्यादा लोग यूज करते हैं। आपको एग्जामिनेशन हॉल में जिस विधि से आपको बोला जाए उसी विधि से हल करना पड़ेगा, लेकिन लुप्तीकरण से ज़्यादा हल होता है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए कुछ शर्त है, इसके लिए कुछ कंडीशन है। आपको सवाल दे दिया जाएगा ऐसा फॉर्म में, और स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बोला जाएगा कि आप बताइए कि यह विरोधी है, अविरोधी है, आश्रित है। तो आप किस प्रकार से करेंगे, तो उसके लिए कंडीशन पहला वो है केस 1 में कि 1/2 बराबर ना हो b1/b2 के। ये a1 b1 a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को बट्टा करेंगे। अगर ये इसके बराबर नहीं आएगा तो वह जो होगा अविरोधी युग्म होगा। क्या होगा? अविरोधी युग्म होगा। और उसका ग्राफ जो होगा वह प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। केस 2 में करते हैं। केस 2 में a1/a2, ये a1/a2 और बराबर b1/b2, अब बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो वो समांतर कहलाता है और वह विरोधी युग्म होता है। क्या होता है? हाँ, a1/a2 बराबर b2/b2, b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के, तो वो समांतर होता है, उसका ग्राफ समांतर होता है और वह विरोधी युग्म होता है, जिसका कोई हल नहीं होता है। और अविरोधी युग्म का केवल एक हल होता है। केस 2 में जो है वह a1/a2 बराबर b1/b2 हो बराबर c1/c2 हो, तो वह आश्रित कहलाता है और आश्रित का अनंत हल होता है और उसका जो ग्राफ होता है वह समपाती होता है। क्या होता है? समपाती। तो याद रखेंगे, अविरोधी का एक हल होता है, केवल एक हल केस 2 में। और ये समांतर जो है इसका कोई हल नहीं होता है। विरोधी आदमी का कोई, जैसे हम लोग जानते हैं अपने समाज में जो विरोधी आदमी होता है उसके पक्ष में कोई ठहरा नहीं होता है, तो समांतर का कोई हल नहीं होता है। तीसरा है आश्रित युग्म। आश्रित युग्म का जो हल होता है वह समपाती होता है, यानी इसका अनेक अनंत हल होते हैं। क्या होते हैं? अनंत हल होते हैं। तो आगे फिर चलते हैं, बात करते हैं वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। आगे चलिएगा तो आपको वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन मिलेगा इसी में से। तो उसमें अगर किसी में कहता है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से पहले, तक के पहले कहे तो माइनस का चिन्ह देंगे। आप इसी में कहते हैं पिता की आयु पुत्र के बाद, मान लीजिए के बाद कहे तो उसमें प्लस का निर्देशांक देते हैं। ठीक है। और उसी में आपको नाव वाला भी सवाल आता है कि नाव का सवाल लोगों को बहुत हार्ड लगता है, लेकिन मेरे को तो हार्ड नहीं लगता है। जब मैं आपको इस चैनल पर आगे पढ़ाऊँगा मैथ्स पूरा, अभी मेरा नया चैनल है तो आपको अच्छा लगेगा।
नाव के चाल शांत जल में मानते हैं x किलोमीटर और धारा की चाल y किलोमीटर। दो चाल होगा क्योंकि दो चर वाले हैं, क्योंकि हमको इक्वेशन बनाना है, इसलिए नाव की चाल शांत जल में मानेंगे x किलोमीटर और धारा की चाल, नाव और धारा दोनों होता है ना, तो नाव की चाल शांत जल में x किलोमीटर और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। देन तब धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुकूल नाव की चाल होगा वो होगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहेंगे सर आप कैसे, तो देखिए ये शांत जल में है, ये शांत जल में है और ये क्या है, धारा के अनुकूल। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल तो होबे करेगा, लेकिन धारा की भी चाल होगा, जिस दिशा में धारा बहेगा उसी दिशा में नाव भी चलेगा, तो नाव ज़्यादा तेज़ी से चलेगा, इसलिए जुट जाता है, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, यानी जिस दिशा में धारा होगा उस दिशा में नाव नहीं चलेगा, उसके विपरीत दिशा में चलेगा, तो अब ऑफकोर्स ये बात सत्यापित होती है कि उसको जाने में ज़्यादा फोर्स लगेगी। तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल जो होगा वह x माइनस वाई किलोमीटर। हम आपको बता दिए कि नाव में और धारा के प्रतिकूल में थोड़ा आमना सामना हुआ, जिसके कारण उसको धारा के दिशा में नहीं जाना है, धारा के ऊपर वाली दिशा में आना है, तो इसलिए उसको नाव की चाल में से उसको घटा लेते हैं, इसलिए x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो इतना ही तक, आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।